तो यार आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन पीस की हिस्ट्री के बारे में, जो कि पिछले कुछ चैप्टर्स में हमें दिखाई भी गई है। और सही बता रहा हूँ, इस हिस्ट्री को देखने के बाद मुझे तो कंफर्म हो गया कि वन पीस सारे बिग एनिमे सीरीज में से सबसे ज्यादा डार्क है। बिग एनिमे सीरीज से मेरा मतलब है ड्रैगन बॉल जी, ब्लीच, नारुतो और वन पीस। इन सब में से वन पीस ही सबसे ज्यादा डार्क है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार वीडियो की शुरुआत होती है 47 साल पहले से, यानी करंट टाइम के 47 साल पहले से, जिस टाइम पे कुमा का जन्म हुआ होता है। अब क्योंकि कुमा के फादर एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे, तो इसलिए उसके फादर को, उसकी मदर को गवर्नमेंट से छुपते छुपाते बच के रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन का नाम था बकेनियर। जिस वजह से कुमा जब पैदा भी होता है तो डॉक्टर भी उसके फादर से बोलता हुआ जाता है कि चिंता मत करो, मैं कुमा के बर्थ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो भी क्या करे, गवर्नमेंट ने पहले से ही उस हॉस्पिटल पे नजर रखी हुई थी, जिस वजह से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और उसकी फैमिली को पकड़ लिया जाता है, ऑब्वियसली स्लेव बनाने के लिए। अब कुमा को और उसकी मदर को बचाने के लिए उसका फादर लिटरली भीख मांगता है सेलेस्टियल ड्रैगन से कि मैं ही हूँ जो कि बकेनियर ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का इससे कोई नाता नहीं है, तो उसे छोड़ दो। लेकिन ऐसा करा नहीं जाता। इतने छोटे बच्चे को भी स्लेव बना लिया जाता है। सही में इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का मुंह देखते खून खोल जाता है यार। सिर्फ 4-5 साल के बच्चे से ऐसा काम कराया जा रहा है, वो भी उसे मौत की धमकी देके। लेकिन स्टिल कुमा इतनी छोटी उम्र में भी काफी ज्यादा मैच्योर था। कोई भी शिकायत नहीं करता था अपने डैड से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। लेकिन इन्हीं दिनों के दौरान कुमा का फादर उसे न्यूज देता है कि उसकी माँ मर चुकी है। जो सुन के कुमा, जो कि अब तक सब कुछ सहन करे जा रहा था, एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ पूरी तरह टूट जाता है और बहुत तेजी से रोने लग जाता है। लेकिन उसका फादर ये दिलासा देता है उसे कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ से बहुत अच्छी जगह पर है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुमा का फादर उसे सन गॉड नीका की कहानियां सुनाया करता था कि कैसे वो हमेशा हंसता रहता है और जहां जहां जाता है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। और ये सारी बात सुनने के बाद जाके कुमा कहीं जाके शांत होता है, क्योंकि उसके माइंड में होप बन जाती है कि एक ना एक दिन तो नीका वापस आएगा और हम सारे लोगों को, यानी उन सारे स्लेव्स को फ्री करेगा। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एक और घिनौनी करतूत दिखाई जाती है सेलेस्टियल ड्रैगन्स की, कि कैसे वो हर 3 साल में पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट करते हैं, जहां पर कि वो लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, उनका शिकार करते हैं लिटरली। और इस बार का टूर्नामेंट होने वाला था गॉड वैली में, और प्रेजेंट टाइम से ये चीज हुई थी 38 ईयर्स अगो। और अगर तुमने वन पीस पूरा ढंग से देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि गॉड वैली में और क्या हुआ था। जी हाँ, रॉक्स पायरेट का खात्मा। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज पता क्या थी, गॉड वैली कोई वीरान आइलैंड नहीं था, वहां पे लिटरली पूरी की पूरी कंट्री बसी हुई थी और उसका राजा भी प्रेजेंट था। लेकिन स्टिल ये टूर्नामेंट नहीं रुकता और राजा के रोकने पर उसी को गोली मार दी जाती है सबसे पहले। सॉरी, गोली से नहीं, तलवार से मारा जाता है। और ऐसा करने की हिम्मत बिना कोई हिचकिचाहट की थी इस बंदे में, यानी सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, जिसको कि स्पेक्यूलेट करा जा रहा है कि ये शैंक्स का बाप है। और पहली बार देखने पर पर्सनली मुझे भी ऐसे ही लगा था। तो इस टूर्नामेंट के दौरान कुल मिला के सारे जो बेकार स्लेव्स थे, सारे जो वहां पे लोग थे जो रहते थे गॉड वैली में, उन सबको एनिमल्स की तरह ट्रीट कराया जाने वाला था। और क्योंकि गार्लिंग ने उनके राजा को मार दिया था सीधे, इसलिए उसके 10,000 पॉइंट्स कट कर दिए जाते पहले, क्योंकि भैया राजा को मारना ऑफ द लिमिट्स हो जाता है किसी के भी लिए, इवन सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए भी। लेकिन भैया गार्लिंग ऐसा ही है, सेलेस्टियल ड्रैगन को भी पनिश करने से पीछे नहीं हटता। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कुमा भागने की कोशिश तो करता है, क्योंकि भैया इस तरीके के टूर्नामेंट में कौन ही हिस्सा लेना चाहेगा, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन उससे वहां पर बचाने पहुंच जाते हैं जिनी और इवनिकोव। क्या बोला तूने? इसका नाम मुझसे आज तक नहीं बोला तो इग्नोर करो। और हाँ, ये दोनों भी कुमा की तरह स्लेव थे। इसके बाद इतनी बुरी तरीके से ये टूर्नामेंट चलता है, लिटरली इस टूर्नामेंट के रूल्स भी डिसाइड करे जाते हैं कि किस बंदे को मारने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि 13 स्पेशल रैबिट्स को मारने पर 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 शॉट इंस्टेंट किल पर बोनस पॉइंट मिलेगा, और चैंपियन के लिए एक लग्जरियस प्राइज भी डिसाइड करा जाएगा। और जहां गार्लिंग के साथ साथ हमें कुछ और होली नाइट्स भी दिखाए जाते हैं, वहीं भागते हुए बचते बचाते ये सारे लोग सोच रहे होते हैं कि यार दिस शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि यार इस तरीके का टूर्नामेंट किसी ने वहां पर सुना नहीं था और आज तक हुआ भी नहीं था, कभी न्यूज में भी नहीं आया।
लेकिन ये कह रहे हैं कि हर 3 साल में ऐसा होता है। और सबसे ज्यादा घिनौनी बात तो ये थी कि इस टूर्नामेंट में एडल्ट्स को तो छोड़ो, औरतों को तो छोड़ो, बच्चों को भी रहम नहीं दिखाया जा रहा होता, उनको भी मारा जा रहा होता है। सही में यार, ये सेलेस्टियल ड्रैगन कितना गिर सकते हैं यार। इसके बाद हमें मरीन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गार्ब को ऑर्डर दिया जाता है कि वो गॉड वैली आइलैंड पर जाए। लेकिन गार्ब भैया आराम कर रहा होता है, उसे किसी की नहीं पड़ी है कि क्या चल रहा है वहां पर, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां पर उसे गोल्ड डी रॉजर भी मिल सकता है, तो वो तुरंत ही वहां के लिए भाग लेता है। दूसरी तरफ रॉक स्पायरेट जो है वो भी पता नहीं क्यों गॉड वैली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद आइवन कोव, जिसको कि हम मर्द बुलाएंगे अब से, क्योंकि यार वो उसका नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो भैया ये मर्द सबको रियलिटी चेक देता है कि कोई भी इस आइलैंड से बच के भागने नहीं वाला अगर हमने कुछ नहीं किया तो। यूं समझ लो अगर हम उनके टूर्नामेंट में उन्हीं की तरह खेले, जिसपे एक बंदा बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन ये टूर्नामेंट तो 3 वीक्स तक चलेगा ना, तो अगर हम 3 वीक्स तक जिंदा रह जाते तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो इस पे मर्द काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है लाइक हेल दे विल डू इट। पिछले टूर्नामेंट से जो सर्वाइवर्स थे ना वो 0 थे। तो इस पे वही बंदा पूछता है कि लेकिन फिर हमसे ऐसा क्यों बोला गया कि हमें छोड़ दिया जाएगा 3 वीक्स के बाद। तो इस पे ये मर्द क्लियर करता है कि उन्होंने ऐसा होप देने के लिए करा था जिससे कि तुम अपनी जान बचा के भागो, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं होती जिंदा रहने की और तुम भागते ही नहीं। और ऐसा होने पर टूर्नामेंट में मजा कैसे आता, तुम्हें मारने में मजा कैसे आता उन्हें। इसके बाद वो सारे लोग उन चेन से फ्री हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे उस आइलैंड से बाहर निकला जाए, जिसपे गिनी बोलती है कि इस टूर्नामेंट का जो प्राइज है, जो रिवॉर्ड है, वो है 2 ड्राइवल फ्रूट्स, जिनमें से एक तो ड्रैगन वाला ड्राइवल फ्रूट है और एक है पॉ ड्राइवल फ्रूट, जो कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे पहुंचने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और गिनी पता है ऐसा कैसे कर रही है, इन्हीं स्नेल्स वाले ट्रांसपॉन्डर के थ्रू, जिनको कि उन्होंने पता नहीं कहीं से चुरा लिया है। ऑब्वियसली ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के और उन्हीं से ये बातें पता चल रही है उसे, जिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई ना कोई इन दोनों ड्राइवल फ्रूट्स को खा लेगा और वो आसानी से इस आइलैंड से भाग निकल सकते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बोल पड़ता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ड्राइवल फ्रूट्स क्योंकि प्राइजेस हैं इसलिए उस आइलैंड के सेंटर में रखे हुए हैं। जिस पे गिनी तुरंत ही बोल पड़ती है कि चिंता मत करो, चुराने में मैं एक्सपर्ट हूँ और उनको चुराने का प्लान मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक करके बाहर। यानी समझ रहे हो, इस बंदी ने इंफॉर्मेशन फैलाई है कि इस आइलैंड पे आखिर चल क्या रहा है। इसलिए तो रॉक स्पायरेट और गोल्डी रॉजर का पूरा क्रू सारे लोग इस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब भैया गॉड वैली इंसिडेंट जो हुआ था इस बंदी ने शुरू किया था, लेकिन स्टिल उन्हें एक डिकॉय चाहिए था अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस पे कूमा अपना हाथ उठा देता है कि मैं बनने को तैयार हूँ। जिस पे गिनी काफी ज्यादा शॉक्ड और ये मर्द काफी ज्यादा खुश हो जाता है कूमा से और 100% बोलता है कि वो कूमा को मरने नहीं देगा, कुछ भी हो जाए चाहे। इसके बाद हमें ये शो कराया जाता है कि मरीन्स ने गॉड वैली को घेर रखा था, लेकिन एक एक करके उन मरीन्स की सारी शिप पर हमला होने लगता है और ये हमला फेमस पायरेट्स का था और उनमें से सबसे ज्यादा फेमस था रॉक स्पायरेट, जिनको देख के पैंट गीली हो जाती है मनीष की कि भैया ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हमें पहली बार रॉक स्पायरेट का पूरा क्रू दिखाया जाता है, जिनमें से सबसे पहले व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, कायदो, उसके अलावा ये बंदी जो कि बोआ हैनकॉक जैसी लग रही है, प्रोबेबली ये बुड्ढी होगी, और ये बंदा जिसका कि नाम शायद शीकी है। कमेंट्स में बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अब रॉक स्पायरेट ने तो दावा बोल ही दिया था, लेकिन उसी के साथ साथ गोल्डी रॉजर का भी क्रू वहां पे पहुंच जाता है और दावा बोल देता है और इतने में रेस्क्यू करने के बहाने से गार्प भी वहां पे पहुंच जाता है और इसी के साथ हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर शुरू हो जाती है। और इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजों की वजह से जब केओस फैलता है, इसी का कूमा एंड अदर्स फायदा उठाते हैं और ड्राइवल फ्रूट्स पे अपना हाथ जमा लेते हैं। अब उन्हें पता तो नहीं था कि कौन सा फ्रूट कैसे काम करता है, लेकिन एक एक करके वो खाने की सोचते हैं। लेकिन इतने में बिग मॉम वहां पे पहुंच जाती है और ड्रैगन वाला फ्रूट जो था ना वो मर्द को खाने से बचा लेती है और इसी के साथ साथ कूमा के पास जो फ्रूट था उसे भी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में कूमा तुरंत ही उसे खा लेता है मर्द के कहने पर। जिसके बाद अगले सीन में अगेन सरप्राइजिंग एंट्री होती है सैटर्न की, जिसके पास में आते ही कूमा नॉकआउट हो जाता है और इसी के साथ इस इंसिडेंट को पूरी हिस्ट्री में से मिटा दिया जाता है। यानी किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कराया जाता है कि इस आइलैंड पे आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों वहां से बच निकलते हैं सेफली, क्योंकि कूमा ने जो फ्रूट खाया था ना वो था पॉ फ्रूट, जो कि ट्रांसफर कर सकता था एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, और इसी की वजह से वो भाग पाए। और ये मर्द कूमा को ये भी बताता है कि इस पॉ को यानी पावर को, इन हाथों को हैंड्स ऑफ लिबरेशन भी बोला जाता है, जो कि बने ही हैं लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद भैया अपना मर्द वहां से निकल जाता है गुड बाय बोलते हुए
और ये दोनों मिलके यानी कुमा और गिनी मिलके रोजाना की लाइफ जीने लगते हैं और सिर्फ इसी नॉर्मल लाइफ को एक दिन जी के भरपेट खाना खा के नॉर्मली थोड़ा बहुत काम करके और वापस घर आके आराम करने से वो लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इसी लाइफ का वो सपना देखा करते थे एज अ स्लेव। इसके बाद हमें गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी करंट टाइम से 30 ईयर्स अगो, जिस दौरान कुमा कुछ ऐसा दिखता है और गिनी वाह कुछ ऐसी दिखती है। और हमें ये रिवील कराया जाता है कि कुमा सारे बूढ़े लोगों के पेन से उनको रिलीफ देता था बाय हिज पावर्स, और वो हर हफ्ते उस सारे पेन को कलेक्ट करके खुद एब्जॉर्ब कर लिया करता था, यानी खुद पेन ले लिया करता था उनका, जो हर हफ्ते होते हुए देख के गिनी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर देती इन सारे बूढ़े लोगों को देखकर। लेकिन इन बूढ़े लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये पेन नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत उनकी थी वहां का किंग, जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था और हेवनली ट्रिब्यूट कलेक्ट करा करता था सारे लोगों से बहुत ज्यादा फॉर सेलेस्टियल ड्रैगन्स। हेवनली ट्रिब्यूट से मेरा मतलब है टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट करा करता था सारे लोगों से, और ऐसा ना करने पर उनको जेल में डाल दिया करता था और जेल में खाना भी नहीं दिया जाता था सारे प्रिजनर्स को। और ऐसी सिचुएशन में भी ये सारे बूढ़े लोग खुश रहने की कोशिश करा करते थे बिकॉज ऑफ कुमा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते आते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और ऐसे ही साल गुजर जाते हैं और कुमा हो जाता है 22 साल का, जहां पर कि एक दिन अचानक से गिनी कुमा से बोलती है लेट्स गेट मैरिड, लेकिन कुमा मना कर देता है, जिस पे गिनी काफी शॉक हो जाती है और ये बोलती है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। लेकिन कुमा का मना करने का रीजन उसके डैड थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके ब्लड की वजह से जैसे उसकी मदर को ये सब कुछ सहना पड़ा, वैसे ही शादी करने के बाद गिनी को वो सब कुछ सहना पड़े बिकॉज ऑफ हिज ब्लड लाइन। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुमा हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ के और उसमें ड्रैगन को देख के, उसके कामों को देख के काफी ज्यादा इंस्पायर फील करता था कि वो भी किसी न किसी दिन समुद्र में निकल के लोगों की मदद करना चाहता है, चाहे जैसे हो वैसे। इसके बाद हम देखते हैं कुमा को काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि जो लोग उसके पास आया करते थे ना मिलने अपने पेन को रिलीव करने के लिए, उसे ये पता चलता है कि उन सारे लोगों को किडनैप करा जा रहा है। तो वो ऑब्वियसली उस किंगडम के जो सोल्जर्स थे उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस पे वो सोल्जर्स ये बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता क्या, लॉज चेंज हो चुके हैं, दैट्स व्हाई वी आर फ्री टू यूज एवरी पर्सन फ्रॉम साउथर्न सिटी। और यूज वर्ड सुनते ही कुमा समझ जाता है कि वो उन सारे लोगों को स्लेव बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए वो तुरंत ही उन सब पे अटैक कर देता है। और इसी के बाद हमें ये शो कराया जाता है कि किंग का प्लान ही यही था कि वो नॉर्दर्न पीपल और साउदर्न पीपल को अलग करना चाहता था, बांटना चाहता था स्टेटस के बेसिस पे। इसलिए उसने ये पॉलिसी नई निकाली है जिससे कि साउदर्न पीपल का फुल यूज करा जा सके और उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट कराया जा सके, जिस वजह से उसके माइंड में वो अपनी ही कंट्री को कुछ ऐसा बनाना चाहता था कि कंट्री के नॉर्थ में बढ़िया से बढ़िया बंदे होंगे जो ढंग से काम करेंगे, यंग पीपल होंगे जो कमा के देंगे, और जो साउदर्न एरिया होगा वहां पे सारे ओल्ड पीपल को फेंक दिया जाएगा क्योंकि टैक्स कम पे कर पाते हैं ना वो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुमा जेल में पड़ा होता है, लेकिन उसी के साथ साथ गिनी और बाकी सारे उसके जान पहचान के दोस्त वो भी पड़े रहते हैं जेल में। जब कुमा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो ये बोलते हैं कि वी रेन अमोक टू डिमांड यू फ्रॉम देम, और ये हालत हो गई हमारी। इसके बाद कुमा काफी ज्यादा गुस्से में और सैड इमोशन के साथ बोलता है गिनी से कि गिनी इस किंगडम में भी अब डिस्क्रिमिनेशन होगा। यानी बंदा इतने सालों से पूरी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन से भागता हुआ आया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इसी के पास चल कर आ गया एंड ऑल क्रेडिट गोज टू किंग। इतने में अचानक से धमाके होने लगते हैं उसी नॉर्थ साइड में उस किंगडम के, जहाँ पर की प्रॉस्पेरस लोग रहते थे, अमीर लोग। लेकिन सरप्राइजिंग थिंग इज वहाँ के लोग गुस्सा नहीं हो रहे थे, डर नहीं रहे थे, बल्कि खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उन्हें भी किंग की ये पॉलिसी पसंद नहीं थी कि बूढ़े लोगों को एक साइड कर दो और जवान लोगों को एक साइड कर दो, किंगडम का अमीर भाग एक साइड रखो, गरीब भाग एक साइड रखो। और इन धमाकों के पीछे और कोई नहीं, ड्रैगन था। और ड्रैगन के साथ गैस कौन था, अपना मर्द। एंड इसके बाद ऑब्वियसली गिनी और कुमा रिवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेते, लेकिन ड्रैगन खुद ये जानता था कि वो ऐसे छोटे मोटे स्टेप्स ही ले सकते हैं, क्योंकि अभी करेंटली मतलब उस टाइम पे उनके पास फंडिंग की कमी थी, जिस वजह से वो मिलिट्री को, गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए वेपन्स भी नहीं खरीद सकते थे। और इसी के दौरान जब कुमा रिवॉल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है तो हम सबको एक चीज रिवील होती है उन दोनों के बीच, यानी ड्रैगन और कुमा के बीच कन्वर्सेशन के दौरान, कि ड्रैगन नेवी के लिए सर्व कर चुका है। जी हाँ, मरीन रह चुका है बंदा, बट ऑब्वियसली क्योंकि उसे वहां पर कोई जस्टिस दिखा नहीं तो वो उसने जॉब छोड़ दी और इसलिए अपना मर्द और कुमा
डिसाइड करते हैं कि वो ड्रैगन को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो चाहे नेवी में हो या फिर कोई रिवॉल्यूशनरी हो, वो करना तो लोगों की मदद ही चाहता है। और ऐसे ही करते करते 8 साल और गुजर जाते हैं, यानी करंट टाइम से 14 ईयर्स पहले की बात है ये, जब सब कुछ सही चल रहा था। और बात करें गिनी और कुमा की, तो वो अलग अलग डिवीजन के कैप्टन थे रिवॉल्यूशनरी आर्मी के। लेकिन सरप्राइजिंगली एक अनहोनी होती है, गिनी को किडनैप कर लिया जाता है। स्पेसिफिकली बोलूं तो कैप्चर कर लिया जाता है। अब क्योंकि गिनी काफी ज्यादा दूर थी ड्रैगन से, कुमा से और अपने मर्द से, तो वो कुछ कर नहीं पाते और वो कैप्चर कर ली जाती है। और उसी दिन के बाद से कुमा काफी ज्यादा रैकलेस हो जाता है। जो भी सबसे ज्यादा खतरनाक मिशन होता है, सबसे पहले हाथ उसके लिए कुमा ही उठाता है। क्योंकि यार डिप्रेसिंग चीज सिर्फ ये नहीं थी कि गिनी को कैप्चर कर लिया गया था, सबसे घिनौनी चीज ये थी कि यार एक सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसे पसंद कर लिया था और उसे अपनी ब्राइड यानी बीवी बनाना चाहता था। सही बता रहा हूँ, सामने आ गए तो कुचल के रख दूंगा इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को। अब यार आई डोंट नो व्हाई कुमा क्यों नहीं जाता है गिनी को रेस्क्यू करने, क्योंकि उसके पास एक डेविल फ्रूट पावर तो थी इधर से उधर जाने की, यानी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने की। और ऊपर से हम सबको पता है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन कहाँ पर मिलता है, यानी मैरी जोइस में। और ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं और इन्हीं दिनों के दौरान गिनी का अचानक से एक फोन कॉल आता है। क्लियरली बोलूं तो स्नेल कॉल, जिस फोन कॉल पे ऑब्वियसली उन सारे लोगों को गिनी काफी ज्यादा कमजोर, काफी ज्यादा दुखी और काफी ज्यादा सिक महसूस हो रही होती है। और वो खुद भी ये बोलती है कि वो बीमार है, ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगी। जिसपे कुमा तुरंत ही गिनी से बोलता है बहुत ज्यादा डिप्रेस फेस के साथ कि गिनी कहाँ पर हो तुम, मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुरंत ही एक इंस्टेंट में वहां पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन गिनी मना कर देती है ये बोलते हुए कि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो सबको अलविदा बोलती है एंड एट द एंड वो कुमा से बोलती है डैट शी लव्स हिम। लेकिन तब तक कुमा ऑलरेडी वहां से जा चुका था, क्योंकि उसे पता था कि गिनी ऐसी बातें एक स्पेसिफिक जगह पर ही बोलेगी, यानी वही आइलैंड जहाँ पर कि वो बचपन में रहा करते थे। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुमा जब तक वहां पे पहुंचता है गिनी ऑलरेडी मर चुकी होती है। यानी रियली में फोन कॉल पे जो उसकी बातें हुई है वो उसके आखिरी शब्द थे। और गिनी को ऐसी हालत में देख के कुमा फिर से इतने सालों बाद फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसे वही बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे गिनी ने उससे शादी करने की बोली थी। आई थिंक बंदा रिग्रेट कर रहा है कि शादी उसे कर लेनी चाहिए थी, तो शायद गिनी हमेशा उसके साथ रहती और वो गिनी को प्रोटेक्ट कर पाता। इतने में कुमा को बहुत जोरों से रोने की आवाज आती है किसी की, और वो ये देखता है कि गिनी की बगल में ही एक बच्ची है लेटी हुई, वो रो रही है। एंड गेस व्हाट, ये गिनी की ही बच्ची थी। और कुमा डिसाइड करता है कि गिनी चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। यानी ये बोनी है जिसको कि कुमा अपनी बेटी की तरह मानता है। बोनी कुमा को अपने फादर की तरह मानती थी, लेकिन रियलिटी में बोनी एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं, बोनी बड़ी होती जाती है और कुमा रिवॉल्यूशनरी आर्मी का एक कैप्टन और एक डैड की दोनों की ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहा होता है। और इसी दौरान कुमा ने कुछ टाइम के लिए साबो को भी ट्रेन किया था। लेकिन इसी दौरान एक दिन अचानक से कुमा जिस चर्च में रहता था बोनी के साथ, उस चर्च के सारे गेट बंद कर देता है वो, और सबको ये क्लियर कर देता है कि कोई भी गेट या फिर विंडो नहीं खोलेगा। और जब सब उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया, और वो दिखाता है बोनी का फेस, जहाँ पर कि उसी डिसीज के साइंस दिख रहे थे जो कि गिनी को हुई थी सनलाइट की वजह से। अब इसके बाद ऑब्वियसली कुमा के कमांड में जो रिवॉल्यूशनरी आर्मी के बंदे थे वो, और वहां पे जो बूढ़े लोग रहते थे ना, वो सारे लोग कोशिश करते हैं डॉक्टर्स को ढूंढने की, आसपास के लोकल डॉक्टर्स। हर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, लेकिन किसी भी लोकल डॉक्टर को उस डिसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिस वजह से कुमा डिसाइड करता है कि वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी को छोड़ने वाला है और पूरा टाइम बोनी को देने वाला है, जिसपे ऑब्वियसली ड्रैगन को भी कोई एतराज नहीं था। इनफैक्ट वो तो ये भी बोलता है कि जितनी भी उसके पहुंच में अच्छे डॉक्टर हैं वो उनको भी रिकमेंड करेगा, वो उनको भी कांटेक्ट करेगा, सो डैट हर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा जा सके बोनी को कि कैसे होगी सही। इसका सीन चेंज होता है और हमें कुछ होलसम मूवमेंट दिखाए जाते हैं बोनी के और कुमा के। अब ये होलसम मूवमेंट्स तो रोज चलते थे इनके, लेकिन बिहाइंड द सीन्स काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा था बोनी को कि कैसे सही होगी। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इस तरीके की बीमारी के बारे में सुना ही नहीं था। लेकिन एक डॉक्टर कुमा को इस डिसीज के बारे में बताता है जो कि है सेफियर स्केल, और ये इनक्योरेबल डिसीज थी। और वो डॉक्टर तो ये तक कह देता है कि भले कितना भी तुम बोनी को सनलाइट से बचा कर रख लो, इससे तुम सिर्फ स्लो कर पाओगे इस डिसीज के फैलने को, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा
गिनी की पूरी बॉडी पे ऐसे स्टोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि गिनी सिर्फ 5 साल की थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो डॉक्टर यहाँ तक बोल देता है कि तुम कितना भी बचा लो, आई थिंक लगभग 5 साल ही बचे तुम्हारी डॉटर के पास। इनफैक्ट उस डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर बोनी 10वां जन्मदिन अपना मना लेती है ना, तो उसे मिरेकल ही समझना। और ये सारी बातें एक साथ सुन के कुमा के होश उड़ जाते हैं। बंदा फिर से बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है। सही में यार इतने झटके मिले कुमा को। पहले तो गुस्सा आती थी कि इसने लूफी के साथ क्या क्या किया, लेकिन सही में यार अब तरस आ रहा है। और जब कुमा सोच ही रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता बोनी के लिए, सिर्फ तभी हमें दिखाया जाता है कि बोनी ने कुछ बातें उस डॉक्टर की सुन ली थी, लेकिन गलत सुनी थी। क्योंकि बोनी को ऐसा लग रहा था कि उसके 10th बर्थडे तक सब कुछ सही हो जाएगा। यानी उसने बोला था ना 10th बर्थडे तक ओवर हो जाएगा सब कुछ। ओवर से एक बोनी को लगा कि उसकी डिसीज सही हो जाएगी, जिस पे कुमा उससे कुछ बोल नहीं पाता और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। अब बंदा करता भी क्या यार, ऐसे फेस को देख के रियलिटी बता देता तो बोनी पूरी तरह टूट जाती। अब ये सारे झटके कम थे तो कुमा को एक और झटका लगता है। उस किंगडम का पुराना किंग, जो कि हमने देखा था ना स्टोरी की शुरुआत में, वो फिर से आ चुका है वापस और तबाही मचा रहा है किंगडम पे, और वापस से वही पुरानी पॉलिसी ले आया है। लेकिन इस बार किंग यहाँ तक नहीं रुकेगा, वो उस पुराने गरीबों वाले हिस्से को पूरा जलाने वाला है, इंक्लूडिंग पीपल इन दैट एरिया। जो सुन के कुमा काफी ज्यादा शॉक, लेकिन वो तुरंत ही उस एरिया में जाता है, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने सारे लोगों को बचाता है और फिर किंग के पास जाता है, जहां पर कि किंग जो प्रॉस्पेरस एरिया उसने बना रखा था वहां पे भी लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में जा रहे होते हैं। ऐसा करने पर यार आग लगा रहा है आधे किंगडम को, अगेंस्ट में नहीं जाएंगे लोग। जो देख के कुमा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसकी रेज तुम सिर्फ इस एक पैनल से देख सकते हो कितनी ज्यादा है। इनफैक्ट बोनी ने भी कुमा को कभी ऐसा नहीं देखा था। बट भैया कुमा की पावर को तो तुम जानते ही हो, वो आसानी से उस किंग को डिफीट कर देता है एंड ना चाहते हुए भी वहां का किंग बन जाता है। लेकिन रहता वो चर्च में ही था, क्योंकि वो खुद को एक फिगर हेड की तरह मानता है। यानी किंग नाम का है बस, रूल वहां पर रियलिटी में बुलडॉग नाम का कोई बंदा करता है उसकी जगह, जो कि लोगों के थ्रू हमें रिवील होता है कि पहला किंग था। इतने में वो सब लोग देखते हैं एक यंग लड़की को दौड़ते हुए। जब उससे पूछा जाता है कि भैया तू है कौन, क्योंकि तू बहुत ज्यादा गिनी जैसी लग रही है दिखने में, तो वो बातों ही बातों में कुमा को डैडी बोलती है। और ये सुन के सारे लोग शॉक्ड, क्योंकि ये बंदी और कोई नहीं बोनी थी। इतने में उसी चर्च में बुलडॉग आता है और उन सबको ये न्यूज देता है कि किंग बेकोरी, यानी जो वो किंग जला रहा था पूरे किंगडम को, वो कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। उसने इनफैक्ट न्यूज में ये आर्टिकल भी छापा है कि कुमा एक टायरेंट है, यानी पूरे किंगडम को जलाने के बाद फोर्सफुली वहां का किंग बन गया है। लेकिन ऑब्वियसली ये सच नहीं था और वहां के लोग किंग बेकोरी यानी उस किंग का दोबारा चेहरा नहीं देखना चाहते थे। और कुमा भी ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा उसको किंग नहीं बनने देगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वही किंग अपने ही किंगडम पे अटैक करने के लिए बहुत सारे मरीन्स को बैटल शिप्स के साथ वहां पे लाता है। लेकिन कुमा एक छोटी सी बोट में आता है और उन सारी इतनी बड़ी बड़ी शिप्स की धज्जियां उड़ा देता है वहीं के वहीं, जैसे कि वो उसके लिए बच्चों का खेल था। अब भैया कुमा ने मरीन्स के अगेंस्ट में करा कुछ, तो ऑब्वियसली कुमा पे एक बाउंटी भी आ जाती है, यानी वांटेड पोस्टर भी निकाला जाता है उसके नाम पे। और इसके बाद ऐसा नहीं था कि कुमा उन सबको हरा के वापस उसी आइलैंड पे यानी उसी किंगडम में चला जाता है, उसी चर्च में चला जाता है जहाँ पे कि वो बोनी के साथ रहता था। नहीं, वो अलग अलग आइलैंड पे जाता है एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या बोनी की जो डिसीज है वो क्योर करी जा सकती है। और पता है क्या, ये वही सारे आइलैंड्स थे जहां पर कि कुमा ने सारे स्ट्रॉ हैट्स को अलग करके भेजा था। और कुमा के इसी ट्रेवलिंग के दौरान उसे रिवॉल्यूशनरी आर्मी का शिप मिल जाता बीच में, जिसके बाद कुमा काफी सारी बातें करता है ड्रैगन से कि क्या क्या चल रहा है, भैया आर्टिकल छप रहे हैं, वो वांटेड पोस्टर में आने लगा है, वो सारी चीजें। लेकिन इन्हीं बातों में मेन चीज ये है कि ड्रैगन कुमा को बताता है डॉक्टर वेगा पंक के बारे में, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है और मिलिट्री के लिए काम कर रहा है अभी फिलहाल में। क्योंकि वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है तो इसलिए तुम्हारा उससे मिलना आसान हो सकता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी कम होगी ना उसके आसपास। जो सुन के कुमा काफी ज्यादा खुश, और वो ये भी डिसाइड करता है कि जैसे ही बोनी सही हो जाएगी मैं वापस रिवॉल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करूंगा। ये सुन के ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुश। इसके बाद कुमा बोनी को लेके सीधे डॉक्टर वेगा पंक के पास पहुंच जाता है। हम भैया कोई भी अपने सामने इतने हट्टे कट्टे आदमी को अचानक से देखेगा तो सरप्राइज तो होगा ही, इसलिए वेगा पंक भी हो जाता है। लेकिन जब कुमा पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे बोनी को इनक्योरेबल डिसीज है, तो वेगा पंक थोड़ा शांत होता है और सुनता है पूरी उसकी स्टोरी। एंड एट द एंड वो ये भी बोलता है कि हाँ वो बोनी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि कुमा के पास पैसे नहीं थे उस क्योर के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए,
वेगापंक डिसाइड करता है कि वो उस पर यानी कुमा पर एक्सपेरिमेंट करने दे, उसकी ब्लड पर, उसकी बॉडी पर, क्योंकि वो एक बकेनियर था ना, और बकेनियर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, बचे ही नहीं है, शायद कुमा ही इकलौता एक है। अब ऑब्वियसली बोनी को बचाने के लिए ये तो कुमा के लिए छोटी सी कीमत थी, तो इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन वो वेगापंक से पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो मेरी बॉडी के साथ, मेरे ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट करके। तो इस पे वेगापंक बोलता है कि कुछ क्लोन्स बनाऊंगा, सोल्जर्स बनाऊंगा मरीन के लिए, सो डैट लोगों की हेल्प हो सके, प्रोटेक्ट करा जा सके उन्हें। अब भैया कुमा का मोटो ही है लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इसलिए वो आसानी से हाँ कर देता है। लेकिन ना तो वेगापंक ना ही कुमा को पता था कि सैटर्न उनकी सारी बातें सुन सकता था और वो जो हो रहा है उसे होने देता है, क्योंकि उसे ही पता था कि वेगापंक कुमा का यूज करके काफी तगड़े वेपन्स बना सकता है। और इसी के साथ कुमा का ये पूरा डार्क पास्ट, वन पीस की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डार्क पास्ट खत्म हो जाता है। आई थिंक अभी भी थोड़ा बहुत बचा है कि कुमा कैसे साइबॉर्ग बना, लेकिन मैं इतना तो प्रेडिक्ट कर ही सकता हूँ कि इसमें यानी कुमा के साइबॉर्ग बनने में पूरा का पूरा सैटर्न का ही हाथ है। उसी ने कुमा को ब्लैकमेल किया होगा बोनी के बेसिस पे कि बोनी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। अब जो भी है क्लियरली 100% तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।